हाय गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने चेक किया था कि जो नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर किए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैनेजमेंट जो है, जैसे कि आपको पता है, की फैक्टर है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेदर इट इज़ लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, एनजीओ और प्रोप्राइटरी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की फैक्टर है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपना जो वर्क है उसको कंडक्ट नहीं कर सकता। बट जब सब जगह इंपॉर्टेंट है, तो भी वो इंपॉर्टेंट इस वे में है कि वो सिचुएशंस को समझना पड़ता है और वो सिचुएशंस के हिसाब से आपको डिसीजंस लेना पड़ता है। अगर आप सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजन लेते तभी आपका मैनेजमेंट जो है वो है सक्सेसफुल। तो अगर मैनेजमेंट को अगर आपको सक्सेसफुल करना है अपने, तो आपको जो सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजंस लेना होगा। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। तो प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी डिटेल्स है वो हेल्प करता है, कैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या पॉजिटिवनेस है, आपके क्या नेगेटिवनेस है। यानी कि अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा प्राइसिंग कंसेप्ट जो है वो परफेक्ट है, मेरा जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है उसमें मुझे थोड़ा सा मैं लैक कर लेता हूँ। तो वो जब आपको पता होता है उसके बाद ही आप जो है सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं और उसके हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसका हमेशा आउटकम यही होता है मैनेजमेंट का, कि आप कैसे एक्ट करते हैं एज पर द प्रॉब्लम। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी इश्यूज आते हैं उसको आप किस वे में हैंडल करते हो, वो जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमेशा दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और मैन पावर। फिजिकल में आता है मनी और एसेट्स, वही मैन पावर में आता है एम्प्लॉयज, वर्कर्स। तो जो भी मैनेजमेंट है उसको जब भी अपना गोल जब अचीव करना होता है उसके लिए उसको एक बैलेंस रखना पड़ता है फिजिकल और मैन पावर दोनों रिसोर्सेज में। जब वो दोनों रिसोर्सेज में परफेक्ट बैलेंस रखता है उसी के बाद वो जो है अपना गोल अचीव कर सकता है। और इसमें आपको एक पॉइंट और क्लियर हो सकता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है। तो अगर आपको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है तो उसमें आपको एक बैलेंस रखना होगा फिजिकल और मैन पावर में, तो आप अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं। तो उसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस यानी टैक्टफुल डिसीजंस। मैनेजमेंट को जो है ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे अपना डिसीजन जो है वो लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास प्लान ए है और प्लान बी है। ये मेरे प्रोडक्ट की रिगार्डिंग है और ये मेरे प्राइसिंग के रिगार्डिंग है। तो इन केस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो मैंने डिसीजंस लिए हैं वो जब मैं अपना हैंडल करता हूँ और उसमें मुझे इश्यू होता है तो मुझे समझ में आता है कि मैंने क्या वे में किया था जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। वही अगर मैं प्लान बी जो अपना प्राइसिंग है वो जब करूँगा और वो परफेक्ट हो रहा है, तो इन सेंस मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा कौन सा प्लान जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो मुझे हेल्प करता है टेक्टफुल डिसीजंस लेने में। इसी को हम और एक वर्ड दे सकते हैं, सिस्टमैटिक डिसीजंस। सिस्टमैटिक डिसीजंस जो मैं प्रॉपर बैलेंस कर रहा हूँ सब और अपने रिसोर्सेज के बीच में, और फिर वो डिसीजंस लिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं होता कि आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होता है कंसेप्ट, जब आप इफेक्टिव रिसोर्सेज तो आप यूज कर रहे हो, जैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपका रिसोर्सेज में हो रहा है, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स, अपने कस्टमर्स, अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जब उनको बेनिफिट दे रहे हो तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो फर्स्ट उसमें आ सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्राइजेस, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वेजेस देना, सोशली वर्क करना जैसे कि एनजीओज वगैरह में होता है। ये सबको हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप एक अच्छे फर्म हो और मार्केट में आपको अपना गुडविल बढ़ाना है तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट करना ही होगा। फिफ्थ पॉइंट है एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको मैंने लिखा है R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता यह है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है आप सेम नहीं रख सकते हर टाइम। जैसे कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उसको 10 साल तक सेम प्रोडक्ट नहीं रख सकते। तो आपको एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नीड आता है, क्योंकि मार्केट में एज पर द मार्केट, जैसे कि आपको मार्केट का भी करंट ट्रेंड पता ही होगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। जैसे कि आज अगर आपने ये प्रोडक्ट देखा है तो वो कल के कल सुबह उठ के भी वो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि वो ट्रेंड के हिसाब से होता है और ट्रेंड को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एज पर द ट्रेंड अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपके पास एक प्रोडक्ट है, समझिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है। ओके, सो ये प्रोडक्ट जो है मेरा, समझिए एक टूथपेस्ट है। तो ये टूथपेस्ट मैंने रखा है
ओके और मेरे को जैसे ही पता चला कि मेरे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और फिर भी अगर मैं सेम प्रोडक्ट अगर बेचने जा रहा हूँ तो मेरा सेल ऑब्वियसली नीचे जाएगा ही जाएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे मेरा सेल बढ़ सकता है। वही इन केस अगर मुझे पता चला ट्रेंड में कि टूथपेस्ट है उसमें मेरे जो रेवलरीज कंपनीज थे या जो भी मेरे एनिमीज थे उस चीज़ में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किया, तो उसके बाद मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा और एक न्यू प्रोडक्ट बनाऊंगा। और जब मैं एक न्यू प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरा सेल्स ऑब्वियसली ऊपर जाएगा जो मुझे बेनिफिशियल है। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फिनेंस, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स। तो जब ये तीनों को जो है हम कोऑर्डिनेट करवाते हैं या और भी इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो भी मैंने बताया, जैसे फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है ये तीनों में और बाकी जो भी पॉइंट्स है उस सबको कोऑर्डिनेट करवाए प्रॉपरली। और जब ये तीनों कोऑर्डिनेट करते हैं टूवर्ड्स अ सिमिलर गोल, जैसे कि एक गोल बना है और उसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो तीनों का जब कोऑर्डिनेशन आता है वो मैनेजमेंट करवाता है और उसको ही कंट्रोल करना पड़ता है। तो अगर ये प्रॉपरली हो रहा है तो आपका गोल 100% अचीव हो सकता है। 7 पॉइंट है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब देखिए जब भी आपका कोई मैनेजमेंट का जब भी वे होता है, अगर मैंने इन केस मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चार मैनेजमेंट रख दिए और चारों मैनेजर के अपने अलग अलग एक वे है, जैसे कि वे 1, वे 2, वे 3, वे 4, उनका सबका अलग अलग है। तो अगर वो स्टाफ को गाइड करेंगे तो स्टाफ देखिए कुछ स्टाफ ये फॉलो करेंगे, कुछ स्टाफ ये फॉलो करेंगे, कुछ स्टाफ ये कर सकते हैं या कुछ स्टाफ ये कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी का भी एक डिजायर्ड सिमिलर गोल नहीं है। जो गोल होना चाहिए वो डिजायर्ड नहीं है, मतलब सेम नहीं है। तो अगर वो सेम गोल नहीं है तो सब अलग अलग जगह वर्क करेंगे, जिसकी वजह से सब जगह आधा आधा काम होगा और ये इनकम्प्लीट होगा। इसलिए हमें जो है सेम काम करना होगा। तो इस वजह से जो है हमको मैनेजमेंट का जो है पहले एक यूनिटी होना चाहिए डिसीजंस में। तो जैसे कि अगर मेरा कोई डिसीजन, तो मैं कहूँगा अपने मैनेजमेंट को कि साथ में मिलके एक एक करके सब पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम जब फोकस करेंगे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में, तो मैं बोलूँगा सब सारे मैनेजमेंट को कि पहले प्रोडक्ट पे ही फोकस कीजिए। तो इससे एक यूनिटी रहेगा और सब एम्प्लॉयज़ को गाइड रहेगा कि हाँ अभी हमें प्रोडक्ट पे वर्क करना है। तो एक ही सेम ऑब्जेक्टिव है सबका और वो ऑब्जेक्टिव है जब काम करते हैं तो वो प्रॉपरली वर्क होगा और वो गोल भी जो है वो अचीव हो जाएगा। ओके तो ये था आपका सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आंसर। मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा हेनरी फेयल्स का जो थ्योरी है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।